आज हम बात करेंगे पावर की, सत्ता की। दुनिया के अंदर ऐसा क्या है कि जब भी किसी इंसान को पावर मिलती है, तो वो चेंज हो जाता है। जब तक उसके हाथ में पावर नहीं होती, सत्ता नहीं होती, वो भी आम लोगों के बीच में खड़ा होता है, अन्याय के खिलाफ बात करता है, कहता है भ्रष्टाचार को खत्म करना है। लेकिन जब उसको मौका मिलता है भ्रष्टाचार को खत्म करने का, क्राइम को खत्म करने का, लेकिन वो भी क्या करता है? वही सब करता है जो पहले किसी अत्याचारी ने या किसी भ्रष्टाचारी या किसी तानाशाह ने करी हो। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। आज आपने बंगाल का चुनाव का रिजल्ट देखा नहीं, पूरे अलायंस में युवा कहाँ से आएंगे? कि ऐसा क्या था कि एक सरकार कई सालों से, कई दशक से बंगाल में उसके हाथ में सत्ता थी, पावर थी, और एकदम से वहां की जनता क्या करती है? उसको सत्ता से हटा देती है। होता क्या है, जब भी किसी आदमी के पास पावर आती है दुनिया में, तो सबसे पहले उसके अंदर एक अहंकार आता है। जब उसके अंदर अहंकार आता है ना, तो उसको ये लगता है कि दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तो अजय हूं। क्योंकि कई टाइम से सत्ता की पावर उसके हाथ में होती है, और वो क्या होता है, आम लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। जो लोग उसके टच में थे वो दूर हो जाते हैं, तो उसको रियल ग्राउंड की हालत नहीं पता होती कि ग्राउंड में आम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि ये जो सत्ता है, ये पावर है, ये क्या है? ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे अलावा अब ये कोई दूसरा नहीं ले सकता। जब फिर क्या होता है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू होता है। जब भी भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो उसका असर आम लोगों के ऊपर होता है। क्योंकि भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर सोचो कि वो आम लोगों का हक छीन रहे हैं, या आम लोगों का पैसा अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, या जिस पैसे से जनता की भलाई होनी थी वो सब उनके अकाउंट में जा रहा है, तो इसका असर सिर्फ आम लोगों के ऊपर आता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आम लोग क्या है, नफरत करने लगते हैं इस तानाशाह से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, उनका हक छीनकर सिर्फ अपना पेट भरते हैं या अपने स्विस अकाउंट भरते हैं। राजनीतिक हिंसा ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब भी क्या होता है, फिर ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत लोग आवाज उठाते हैं। सपोज करो कि यार, अगर आपका कोई हक छीन रहा होगा, आपके समाज का हक छीन रहा होगा, आपके लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही होगी जिसके आप हकदार हो, इन्हीं सब चीजों के लिए आपने एक आदमी को सत्ता में बैठाया था, लेकिन वही सत्ता में बैठा हुआ आदमी आपसे सारे अधिकार छीन रहा है। तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे सत्ता में बैठे हुए उस आदमी के खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन पावर में बैठा हुआ आदमी क्या करता है? पावर के नशे में आपकी आवाज दबा देता है, आपको मार दिया जाता है, या आपको झूठे मुकदमों के अंदर जेल डाल दिया जाता है। राजनीतिक हिंसा होती है। मतलब पावर में बैठा हुआ आदमी अपने खिलाफ किसी की आवाज उठने ही नहीं देता। रोजगार, जब भी ऐसे लोग पावर में होते हैं, मैंने आपको बोला कि वो इतना भ्रष्टाचार करते हैं, इतना तानाशाही करते हैं कि धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती है। क्योंकि जो भी लोगों के रोजगार के लिए जो पैसा था, ये अपने परिवार वालों को बांटते हैं, अपने रिश्तेदार को बांटते हैं, अपने विदेशी फंड भरते हैं, तो प्रदेश के अंदर या देश के अंदर धीरे धीरे बेरोजगारी होना शुरू होती है। कुछ लोग अपने राज्यों से बाहर चले जाते हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो देश छोड़कर भी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे लोग अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने देश से दूरियां बनाना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर एक नफरत की भावना आती है। और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें या किसी भी राज्य में रहें, वो सिर्फ एक ही चीज उनके दिमाग में होता है कि कैसे भी करके हमें इस सत्ताधारी पार्टी को क्या करना है? खत्म करना है। इस सत्ताधारी पार्टी को क्या करना है? सत्ता से हटाना है, इन्हें पावर से हटाना है। तो किसी भी स्टेट के अंदर या देश के अंदर कोई भी सरकार जब खत्म होती है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, जो मैंने आपको कुछ एक वजह बताई। आप सबको पता है, फ्रांसीसी क्रांति को दुनिया में शायद कोई नहीं भूल सकता। यह क्रांति क्यों हुई थी? यह क्रांति हुई थी वहां के तानाशाह को खत्म करने के लिए, अत्याचार को खत्म करने के लिए। और सारी जनता सत्ता के खिलाफ थी, पावर के खिलाफ थी। और आखिरी में रोबेस्पियर ने क्या किया? सत्ता आपने हाथ में ली। उसने जनता से वादा किया था कि वो क्या करेगा? तानाशाह को खत्म करेगा, आम लोगों के हक के लिए लड़ेगा। और जैसे ही ये सत्ता में आया, इसने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो तानाशाह करते थे। इसने भी लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करा। तो मैंने आपसे बोला कि जब एक आम आदमी क्या होता है, पहले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, जैसी उसको पावर मिलती है, वो धीरे धीरे वही काम करने लगता है
जो पहले के तानाशाह कर रहे थे, उसे खुद नहीं पता चलता कि मैं कब तानाशाह बन चुका हूं। मैं वही अत्याचार लोगों के ऊपर कर रहा हूं जिस अत्याचार के खिलाफ मैंने पहली बार आवाज उठाई थी। और 1971 के अंदर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया स्टैनफोर्ड प्रिजनर एक्सपेरिमेंट 1971 के अंदर। और यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया। पता है क्या किया गया? 14 लोगों की एक टीम चुनी गई, स्टूडेंट की टीम। इसी यूनिवर्सिटी के 7 लोगों को तो क्या कर दिया, कैदी बना दिया। एक जेल बनाई गई, उस जेल के अंदर 7 दोस्तों को कैदी बना दिया गया और 7 को क्या किया गया, गार्ड, जो जेल के अंदर गार्ड होते हैं। पहले एक ही कॉलेज के थे, सारे स्टूडेंट दोस्त थे, लेकिन जैसे ही क्या होता है, धीरे एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तो जो भी गार्ड थे, जो भी उस जेल के कैदी के जो गार्ड बने हुए थे, उनके बिहेवियर में चेंज होता है धीरे धीरे। और ये बिहेव इतना चेंज हुआ कि 14 दिन का जो एक्सपेरिमेंट रखा था, उसको महज 6 दिन के अंदर ही खत्म करना पड़ता है। जितने भी गार्ड जो बने हुए थे स्टूडेंट्स, वो इतने अत्याचार करने लग गए उन कैदियों के ऊपर, जो स्टूडेंट्स कैदी थे, तो मजबूरन सरकार को इस एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ा। यहीं से आप समझ सकते हैं कि जब आप ही के दोस्त को पावर मिलती है या उसके पास पावर आती है, अधिकार आते हैं, वो कैसे खुद को बदल देता है। वो खुद को क्या सोचता है कि दुनिया में मेरे को ही ये अधिकार है कि दुनिया कैसे चलेगी। अब जो मैं डिसाइड करूंगा वो कानून होगा, जो मैं कहूंगा वो फरमान होगा। ये इंसान की सोच बन जाती है। आप जॉर्ज ऑरवेल की एक बुक पढ़ सकते हैं और इस किताब का नाम है एनिमल फॉर्म। इस किताब के अंदर एक बहुत अच्छी कहानी है। पता है क्या हुआ? एक बारी बहुत सारे जानवरों ने क्या कर दिया, इंसान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बोला इंसान हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है, आज के बाद इंसान क्या होगा, इंसानों का कानून नहीं लगेगा किसी भी खेत के ऊपर या जंगल के ऊपर। अब क्या करते हैं, सुअरों को हम अधिकार दे देते हैं, पिग को, कि पिग आप डिसाइड करेंगे कि जानवरों के लिए क्या अधिकार होने चाहिए, क्या रूल होने चाहिए। शुरू में तो सब सही चला, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मतलब वो सुअर जानवरों के ऊपर इतना अत्याचार करने लग गए। तो इस किताब के अंदर यह दर्शाया है कि पावर दुनिया में किसी को भी मिले, चाहे इंसानों को मिले या जानवरों को मिले, जब भी सत्ता हाथ में आती है तो इंसान अपना एक अलग ही रूप दिखाता है। मतलब जीव, दुनिया का कोई भी जीव हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, वो अपना एक अलग ही रूप दुनिया के सामने लेकर आता है। और अफ्रीका के युगांडा में आप सबको पता है, जब यूरोपीय देशों ने क्या कर दिया, अफ्रीका से चले गए, तो ईदी आमीन वहां के क्या बने, नेता बने, सत्ताधारी पार्टी के एक नेता बने। और उन्होंने बोला कि अफ्रीका के अंदर मैं क्या करूंगा, अमन लेकर आऊंगा, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी भी इंसान के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। और धीरे धीरे वक्त बीता और आपको पता है कि ईदी आमीन इतने बड़े तानाशाह के रूप में उभर कर आए। इन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसने भी ईदी आमीन के खिलाफ आवाज उठाई, उन सभी लोगों को क्या कर दिया गया, फांसी में चला दिया गया या गोली मार दी गई। तो ये बहुत सारे उदाहरण है दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि बंदूक के बल पर ही कोई आदमी तानाशाह में आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एडोल्फ हिटलर। यार वो तो चुनाव जीत कर आया और पूरी जर्मनी ने उसको मसीहा माना कि अगर अब जर्मनी का कोई मसीहा है तो एडोल्फ हिटलर है। यही जर्मनी को क्या कर सकता है, दुनिया में एक पावर में लेके आ सकता है। लोगों को रोजगार मिलेगा, जर्मनी क्या होगा, एक पूरी दुनिया में एक शांति प्रिय देश बनेगा। और जैसे ही एडोल्फ हिटलर चांसलर बनते हैं, वो जर्मनी के सारे रूल्स चेंज कर देते हैं, नए कानून लेके आते हैं। और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए, इस द्वितीय विश्व में अगर कोई झोंकने वाला था तो वो एक ही आदमी था, अडोल्फ हिटलर। तो ये आज से नहीं है, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो। जब भी किसी भी इंसान के पास पावर आती है तो इंसान बदल जाता है। और अगर आप हम हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाएं, तो बहुत सारे इतिहासकार, हिस्ट्री ये बोलती है कि पृथ्वी लोक में महाभारत के टाइम पर एक राजा हुआ करते थे, नाहुस राजा। ये बहुत अच्छे राजा थे पृथ्वी लोक के। मतलब इतने अच्छे थे कि एक बारी कहते हैं कि स्वर्ग लोक में राजा इंद्र को कहीं जाना था, तो उन्होंने देखा कि यार राजा इंद्र की तो गद्दी तो खाली नहीं रह सकती, स्वर्ग लोक में कोई ना कोई तो राजा रहेगा। तो ये इतने अच्छे राजा थे पृथ्वी लोक के अंदर कि इन्हें बोला गया कि आप इंद्र के सिंहासन में बैठोगे जब तक इंद्र नहीं आएंगे। तो राजा नहुस को इंद्र का सिंहासन दिया गया और जैसे ही इन्हें इंद्र का सिंहासन मिला,
धीरे, धीरे, धीरे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सीधे पहली चीज़ ये बोली कि इंद्रलोक के सारे नियम बदल दिए। दूसरा इन्होंने बोला कि इंद्र की जो रानी है, अब वो इनकी रानी रहेगी। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया, ये जिस सिंहासन में बैठते थे या जिस जगह पर बैठते थे, अगर उसको उठाना भी होता तो ऋषि मुनियों से उसको उठाने लगे, और उससे भी बड़ी बात इन्होंने अगस्त्य को लात तक मारी। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये आज से नहीं है, ये इतिहास से है यार। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में पावर आती है तो व्यक्ति बदल जाता है। महाभारत में आपको दुर्योधन का उदाहरण आप सबको पता है कि दुर्योधन से क्या बोला भगवान कृष्ण ने, ये युद्ध रुक जाएगा, हम इस युद्ध को नहीं करेंगे, तुम सिर्फ क्या करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो पूरी पृथ्वी है, तुम तो पूरी पृथ्वी के राजा हो। तो लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं पांडवों को एक सुई नोक की जितनी धरती भी नहीं दूंगा। ये क्यों बोला, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल सेना है, उसकी सेना में दुनिया के सबसे बड़े वॉरियर हैं, धरती में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो उसे लगा कि जब हमें कोई हरा ही नहीं सकता, तो मैं एक सुई नोक की भी धरती उसे क्यों दूं। मेरी बात समझ में आ रही है, ये अहंकार था। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन को यह पता था कि यार मैं सब कुछ हार जाऊंगा, मेरी पूरी सेना हार जाएगी, या मुझसे मेरे प्राण ही छीन लिए जाएंगे। उसे वो अहंकार था कि इस पृथ्वी लोक में उसे कोई नहीं हरा सकता। तो मैंने आपसे बोला कि जब भी कोई भी व्यक्ति पावर में आता है तो वो अपना पिछला वक्त भूल जाता है। आपसे एक सवाल है, एक बार मेरे सीनियर ने मुझसे पूछ लिया कि लक्की बिस्ट दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है। तो बहुत लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, हमने भी अलग जवाब दिया कि सर इंफॉर्मेशन लेके आना, दुश्मन या एनिमी का पता करना, हमारे देश के खिलाफ क्या क्या प्लानिंग कर रहा है पड़ोसी देश वो पता करना। नहीं, हमारे सीनियर ने सिर्फ एक ही चीज बोला कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इंसान को समझाना। अब हमसे बोला कि आप इस बात को एग्री करते हो, जब सीनियर बोल रहे हैं तो यार हमने बोला एग्री करते हैं, चाहे हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा सीनियर ने क्या बात बोल दी यार, ये कोई बात हुई कि इंसान को समझाना। तब सीनियर ने बोला कि उदाहरण के साथ मैं तुम्हें बताता हूं कि इस संसार में सबसे मुश्किल काम कैसे है इंसान को समझाना। उन्होंने बोला कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा वॉर, और भगवान कृष्ण तो तीनों लोगों के भगवान हैं, अर्जुन ने उस युद्ध में क्या किया, हथियार डाल दिए। हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं। और बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान। बोला मैं क्या युद्ध करूं, क्योंकि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं तो मेरे अपने हैं। अगर मैं इन्हें हराकर ये सारा विश्व जीत भी लिया, मैं क्या करूंगा ऐसे सिंहासन में बैठकर। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बोला कि तेरा धर्म है युद्ध करना, तू एक वॉरियर है, और तेरा अभी सिर्फ एक ही कर्तव्य है, दुश्मन को खत्म करना। लेकिन अर्जुन नहीं माना, अर्जुन ने वेपन उठाया ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को समझाने के लिए, आप सबको पता है, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाने के बाद उन्होंने गीता के 18 अध्याय पढ़े और 700 श्लोकों में अर्जुन को समझाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि जब स्वयं भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ जाए, पूरी गीता पढ़ के सुनानी पड़ जाए, 700 श्लोक समझाने पड़ जाएं, तब जाके अर्जुन ने वेपन उठाया। तो एक इंसान को समझाने के लिए स्वयं भगवान को गीता पढ़नी पड़ी। तो आज के समय में आप कैसे किसी इंसान को समझाओगे। तो बस मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि इस संसार के अंदर बहुत सत्ताएं आएंगी, बहुत लोग पावर में आएंगे, लेकिन पावर में वही आदमी जीवन भर रहेगा जो सच में आम लोगों की भलाई चाहता हो। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो या एक गांव का प्रधान हो, अगर वो किसी भी जनता के लिए सिर्फ अपने वादे के 75% भी काम कर दे, 50% भी काम कर दे, तो वो जीवन में कभी सत्ता से हट ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि जीवन में आपको भी कभी भी पावर मिले या आप एक ऐसी जगह पर पहुंचो जहां से आप समाज का भला कर सकते हो, तो आप सच में समाज का भला करना। अगर आप समाज का भला करोगे तो यकीन मानो कि आप जीवन भर कभी पावर से नहीं हटोगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देश के पक्ष में बात करो, हमेशा देश के हित में बात करो, क्योंकि दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।